नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का आज फिर हंगामा। शोर शराबे के कारण संसद की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हंगामे के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। वक्फ संशोधन कानून पर संसदीय समिति की मियाद बढ़ाई गई। भारत ने बांग्लादेश से हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। ढाका उच्च न्यायालय ने इस्कॉन पर बैन लगाने से किया इनकार। कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को लेकर अंतरिम सरकार को दी चेतावनी। कोलकाता में हिंदू महासभा सहित कई संगठनों का बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर सत्ताधारी महायुति गठबंधन आज तय कर सकता है नाम। महायुति के नेताओं अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। दिल्ली में विस्तृत चर्चा। दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेफ 4 जारी रखने का दिया निर्देश। स्कूलों को आगे भी हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश। सोमवार को होगी प्रदूषण के मामले की दोबारा सुनवाई। और तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत को बीते 10 सालों में निर्यात को 2 गुना करने में मिली कामयाबी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस वित्त वर्ष में $800 बिलियन के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने का किया दावा। ये थे इस समय की हेडलाइंस और देखते हैं खबरों को विस्तार से। और इस समय सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहां ढाका उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने के बाद अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने न्यायमूर्ति फराह महबूब और न्यायमूर्ति देबाशीष रॉय चौधरी की हाईकोर्ट पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखा और बताया गया कि संबंधित प्राधिकारियों ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठा लिए हैं। तो वहीं पीठ ने कहा कि अंतरिम सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति तथा बांग्लादेश के लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। दरअसल हाईकोर्ट में बुधवार को दाखिल की गई याचिका में इस्कॉन के संचालन पर प्रतिबंध लगाने और चटगांव, रंगपुर और दिनाजपुर में धारा 144 लगाने के लिए आदेश जारी करने की मांग की गई थी। और भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। भारत ने बांग्लादेश से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि अल्पसंख्यकों सहित बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पड़ोसी देश में हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। विदेश राज्य मंत्री ने जवाब में यह भी कहा कि भारत ने ऐसी घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की है, जिसमें तांती बाजार ढाका में एक पूजा मंडप पर हमला और इस साल दुर्गा पूजा के दौरान सतखीरा में जेशोरेश्वरी काली मंदिर में हुई चोरी भी शामिल है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वहां की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ गई है। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान की सरकार और बांग्लादेश की सरकार में कोई फर्क नहीं रह गया है। केंद्रीय मंत्री ने बांग्लादेश मामले में संयुक्त राष्ट्र से भी हस्तक्षेप करने की मांग की। देखिए, वहां की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ गया है। अब पाकिस्तान की सरकार और बांग्लादेश की सरकार में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। भारत की सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है और मैंने कल भी कहा था, मैं सब दिन कहूंगा, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना ही चाहिए बांग्लादेश में। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले और चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर दुख जताया। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हमले हो रहे हैं, ये दुख की बात है और इसे रोका जाना चाहिए।
बांग्लादेश में क्या हाल है। वहाँ पर जिस तरह इस्कॉन, जिसको हम लोग मानते हैं, हमारा माने इस्कॉन का जो डिसाइपल है, ये लोग कितना मानते हैं इनको, और इनको कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। जो जिस तरह इनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, मेरे ख्याल से ये दुख की बात है और बांग्लादेश में ये होना नहीं चाहिए। खास करके वहाँ माइनॉरिटी में हिंदू जो जिनके ऊपर काफ़ी ये लोग आक्रमण कर रहा है, उनसे दूर रहे। मैं इनको अभी भी समय है। इंडिया बिना बांग्लादेश का डेवलपमेंट कभी भी संभव नहीं होगा। उनका देखिए जो जीडीपी रेट जब इंडिया के साथ अच्छा रहा, कितना अच्छा हो गया, अब कहाँ पहुँच गया। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों और इस्कॉन संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू महासभा और अन्य संगठनों ने कोलकाता में सियालदा स्टेशन से बांग्लादेश उप उच्चायोग तक प्रदर्शनी करते हुए रैली निकाली। इस प्रदर्शनी में भारी संख्या में हिंदू महासभा के सदस्यों ने भाग लिया। हिंदू महासभा के सदस्यों ने जब विरोध जता रहे थे तो उस समय पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। और बांग्लादेश में ढाका पुलिस द्वारा इस्कॉन पुजारी चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस्कॉन स्वयंसेवकों ने कोलकाता में चिन्मय दास की गिरफ्तारी के विरोध में कीर्तन का आयोजन किया। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार इस बीच जारी है और इस्कॉन ने कहा कि उनकी संस्था पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार और झूठ हैं। इस्कॉन के संचार निदेशक वृजेंद्र नंदन दास ने सरकार से आग्रह किया कि इस मामले पर जल्द से जल्द संज्ञान लें। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और हिंदुओं को उचित सुरक्षा देने की दिशा में कदम भी उठाएगी। भारत सरकार से भी मेरा आग्रह है कि जल्दी से जल्दी संज्ञान लें और बांग्लादेश का जो वर्तमान अंतरिम सरकार है उससे हम यही आशा करते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है उनको पकड़ें और दंड दें, और साथ साथ जो हमारे जितने हिंदू भाई हैं जो मूल निवासी वहाँ के, आप पता है वहाँ के मूल निवासी हैं सारे हिंदू, वहीं के उन्हें दादा परदादा उनके जम लिए। हमारे इस्कॉन के वक्त 50 साल से वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा चाक चौबंद करें, यही हमारी आग्रह है। तो हर जगह पर यह आवाज उठ रही है और पश्चिम बंगाल और कोलकाता में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता से सीधे हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, सबसे पहले तो यही बताइए कि बांग्लादेश से आपको इस समय क्या खबरें मिल रही हैं चिन्मय दास जी की गिरफ्तारी के बाद से? क्या वहां अभी हालात नियंत्रण में है और क्या जो वहां के अल्पसंख्यक खासतौर पर हिंदू हैं उनकी इस समय स्थिति की क्या खबरें मिल रही हैं आपको? देखिए लालचंद, एक तो नियंत्रण में नहीं है, पूरे बांग्लादेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वहां पे फिलहाल मोबोक्रेसी है, जिसको भीड़ का कानून है, जिसको जो भी ठीक लग रहा है, जो मेजॉरिटी है ऑब्वियसली उनको जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। जहां पे भी मंदिर है, जहां पे मठ है, जहां पे हिंदू रहते हैं, खास तरह से इनका जो चेष्टा है, अगर ऐसा है तो काफी खतरनाक है कि जो चट्टग्राम एरिया है जहां पे हिंदुओं का एक अच्छा खासा पॉपुलेशन है, उस जगह को हिंदू से खाली कराना शायद हो सकता है इस मोबोक्रेसी का एक पॉलिसी है जी। और सरकार नाम का जो कुछ लोगों की भीड़ है वो भी एक मोबोक्रेसी है। जो अंतरिम सरकार के नाम पर भीड़ के कुछ लोग जाके सरकार में बैठे हुए हैं, ये लोग भी, इनकी ना पुलिस के ऊपर कोई नियंत्रण है, ना सेना के ऊपर कोई नियंत्रण है, ना बाकी कोई यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई नियंत्रण है, ऊपर से देश के ऊपर भी कोई नियंत्रण नहीं है, ना प्राइस के ऊपर नियंत्रण है, ना किसी खाने पीने का चीजों के ऊपर नियंत्रण है। तो ये जो उनका फेलियर है, इस फेलियर को हिंदू के खिलाफ मोबोक्रेसी में टर्न करना कि लोग कम से कम देश की जो फिनेंशियल फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर है, इसके बारे में पूरे दुनिया में चर्चा ना हो। ये चर्चा सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ इस मोबोक्रेसी में सीमित रह जाए तो हम बच जाएंगे, बाकी बाद में दिखा जाएगा। आज जिस तरह से प्रदर्शन हुए कोलकाता में,
हिंदू महासभा के लोगों ने प्रदर्शन किया। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ता भी लगातार करते रहे प्रदर्शन। आज पश्चिम बंगाल पुलिस ने उल्टे उन्हीं पर लाठी खोल दी, उन्हीं पर लाठी चार्ज कर दिया, प्रदर्शनकारियों पर जो अपने हक की आवाज उठा रहे थे। ऐसे में एक आवाज जानी चाहिए सभी की तरफ से, लेकिन एक साथ आवाज मिलाने के बजाय जो आवाज उठा रहे थे उन पर लाठी खोल दी कोलकाता पुलिस ने। नहीं, देखिए, ये जो भारत में लोग हैं, इन लोगों ने तो कल मोटा मोटी दोपहर से अपना शर्त पूरे देश के ऊपर दे दिया है कि या सनातनी को दे दिया है, हिंदुओं को दे दिया है कि आपको हिंदुस्तान में जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी है उनके ऊपर अगर सो कॉल्ड कुछ अत्याचार होते हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अगर वो आवाज आप उठाएंगे तो हम बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मतलब ये शर्त हिंदुस्तान की सेक्युलर ने, हिंदुस्तान की लेफ्ट लिबरल ने और उनके साथ जुड़े हुए बाकी तृणमूल कांग्रेस टाइप का जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वोट पर टिकी हुई है, ये सब पॉलिटिकल पार्टी ये डिसीजन ले लिया है कि पूरे हिंदू समाज और सनातनी के ऊपर हमारा ये शर्त है, ये कंडीशन है कि आप हिंदुस्तान में सो कॉल्ड माइनॉरिटी के ऊपर संभल जैसे कुछ घटना, मतलब संभल को भी वो चट्टग्राम से कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है कहीं पर भी। इसीलिए ना मैं बता रहा हूं, मैं उनकी कोट अनकोट की तरह बात कर रहा हूं कि अगर जिस तरह से संभल में हुआ है उस वहां पे आप अपना आवाज उठाइए तो हम नहीं तो हम ऐसे कहेंगे हम किसी की धर्म के ऊपर अत्याचार के खिलाफ है या किसी भी मतलब जो हम सेक्युलर कॉन्सेप्ट सुनते रहते हैं उसी तरह की एक सेक्युलर, क्योंकि इतने दबाव में है ये लोग, पूरे दुनिया में इस तरह की बांग्लादेश की घटना के खिलाफ आवाज उठ रहा है तो इन्होंने सोचा कि कुछ बोलना चाहिए और बोलने के लिए इस तरह की शर्त उन्होंने लगा दिया है। और इसीलिए आज जो बेगबागान में, मतलब ये जो जगह जहां पे बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमिश्नर है, वहां पे पुलिस की ये रवैया। बिल्कुल। दादा एक बात और, अभी हम कुछ देर पहले देख रहे थे त्रिपुरा के सीएम ने दुख व्यक्त किया, माणिक साहा ने, और जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तरफ से, टीएमसी की तरफ से कुछ संवेदना, कोई दुख, कोई बयान आ रहा है कि या वो बिल्कुल एकदम चुप्पी साधे हुए हैं? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, इनका बयान तो दूर की बात है, इन्होंने कंडीशन रख दिया है सनातनी के ऊपर कि आपको अगर बांग्लादेश में दुष्कर्म से बचना है या उस बारे में हमारी तरफ से कुछ समर्थन या कुछ मानविक टाइप का कुछ वहां पे हमें करें हम, तो इसके लिए आपको संभल जैसा घटना के बारे में बात करना पड़ेगा। ये साफ कर दिया ममता बनर्जी ने आज असेंबली में अब बात करते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया कि हम सारे के सारे धर्म के खिलाफ, कोई भी धर्म के खिलाफ, कोई भी इंसान के खिलाफ इस तरह की बर्ताव हो उसके निंदा सब लोग करते हैं, इसलिए अलग से चीफ मिनिस्टर बनने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर के हिसाब से चीफ मिनिस्टर को क्या, जैसे उन्होंने 21 जुलाई को एक मैसेज रखे थे कि कोई भी बांग्लादेश से आए तो हम उनके लिए हम दरवाजा खोल के रखे हैं और हम पनाह दे देंगे, तो अगर उस वक्त, क्योंकि उस वक्त वहां पे मुसलमान को काट रहे थे, उस समय पे ममता बनर्जी का दिल दर्द बिल्कुल लगा था कि यहाँ पे मुसलमानों को बचाना मेरा काम है, और चाहे वो देश में हो विदेश में हो। लेकिन अब जब हम 28 नवंबर तक पहुंच गए हैं, अब वहां पे हिंदू टारगेटेड है, हिंदू को बचाना है, हिंदू के लिए मुसलमान जैसे कहते हैं कि हमारे लिए पूरे दुनिया में 56 देश है, किसी कुछ भी हो जाए, किसी भी देश आ जाएंगे हमको सुरक्षा देने के लिए, तो हिंदू के लिए तो सिर्फ भारत है ना, तो इस भारत और वो भी बांग्लादेश की हिंदुओं के लिए सिर्फ पश्चिम बंगाल है। लेकिन ममता बनर्जी ये प्रीकंडीशन दे दिया है कि पहले संभल और उसके बाद चट्टग्राम। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर हमारे नेताओं का ये दुखद रवैया कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय तो एकदम एक आवाज जानी चाहिए बांग्लादेश सरकार को और बांग्लादेश की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए और खबर पर चर्चा करने के लिए।
और अब इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और इस्कॉन से जुड़े सदस्य चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर जमकर निशाना साधा और चिन्मय दास का समर्थन करते हुए कहा कि सनातन धर्म समुदाय के एक शीर्ष नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। शेख हसीना ने कहा कि चटगांव में एक मंदिर जला दिया गया। पहले अहमदिया समुदाय की मस्जिदों, धर्मस्थलों, चर्चों, मठों और घरों पर हमले किए गए, तोड़फोड़ की गई और लूटपाट की गई और आग लगा दी गई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सभी समुदायों के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। बुलेटिन में आगे देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की अगली सरकार के रूप स्वरूप की। विधानसभा चुनाव में महायुति को वहां पर बड़ा बहुमत मिला, तो वहीं महाविकास आघाड़ी जो विपक्षी गठबंधन है उसको बड़ा झटका लगा। चुनाव में महायुति को पूर्ण बहुमत मिला है और सरकार बनाने को लेकर महायुति के नेताओं के बीच हलचलें जारी हैं। हालांकि दूसरी ओर चुनाव में निराशाजनक परिणाम के बाद अब महाविकास आघाड़ी में पार्टियों द्वारा मंथन बैठकें भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हारे हुए उम्मीदवारों के साथ साथ जीते हुए विधायकों और पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बैठक में कुछ पदाधिकारियों ने महानगर पालिका के चुनाव में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की बात कही। हालांकि शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी MVA में कोई दरार नहीं है। उन्होंने अफवाहों को निराधार बताया और पुष्टि की कि उद्धव सेना MVA नहीं छोड़ रही है। राउत ने कहा कि विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अगर कोई ये कहता है तो ये उनकी निजी राय हो सकती है। जब हमने आम चुनाव जीता तो किसी ने नहीं कहा कि उद्धव सेना को गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। और महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन आज राज्य के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय कर सकता है। इसके लिए महायुति के तीनों दलों के नेताओं की दिल्ली में बैठक होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार, शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे और भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ सरकार गठन को लेकर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का समर्थन करेगी। ठाणे में एकनाथ शिंदे ने मीडिया से कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर फैसला किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा। वहीं एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के चुनाव के अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ता असेंबली चुनाव में लगे और हमारे लोग लाखों वोटों से चुनाव जीते हैं। महाराष्ट्र की निर्मित हुई 1 मई 1960 को और आज तक जितने भी चुनाव हुए 62, 67, 72, 77, फिर ऐसे अलग चुनाव हुए, कभी भी कोई दल हो या कोई युति हो या कोई आघाड़ी हो उसको इतने विधायक चुनते नहीं आए होंगे। इस दफा पहली बार 232 विधायक महायुति के चुनते आए। और विपक्ष द्वारा ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों पर अजित पवार ने कहा कि वो जब लोकसभा चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में आए तब ईवीएम में कोई खराबी नहीं थी और अब ईवीएम खराब हो गई।
अभी अपोजिशन वाले बोल रहे कि ईवीएम का कोई घोटाला था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो ईवीएम बहुत अच्छा था क्योंकि उनके ज्यादा सीटें आई, और इस दफा ईवीएम में रिजल्ट्स अलग आया तो ईवीएम को वो सब दोष दे रहे। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी वो जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में स्टेटमेंट किया, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। इलेक्शन कमीशन ने भी बताया कि इतने सालों से अपने महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में ईवीएम का वोटिंग होता है और कभी किसी की कंप्लेन नहीं। तो जैसा कि हमने बताया कि आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है महायुति के नेताओं की केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ। तो इस बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वैसे तो देखिए चर्चा लगभग साफ है, एकनाथ शिंदे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रास्ता साफ ही कर दिया है। क्या ये मान के चला जाए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय है? इसलिए लगभग कह रहा हूं कि कई बार भारतीय जनता पार्टी चौंका भी देती है। बिल्कुल सही कहा लालचंद्र आपने कि भारतीय जनता पार्टी कई बार जो खबरें चलती हैं खबरिया चैनलों पर या बाजार में हम कहें, उन खबरों को झुटलाते हुए किसी नए नाम को भी पेश कर देती है, और इसके लिए बीजेपी जो है वो जानी जाती रही है। खास करके अगर 10 वर्षों की अगर बात करें तो ऐसा देखने को मिलता रहा है। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का सवाल है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है, तो ऐसे में किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है। और अब जबकि एकनाथ शिंदे ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसला करेंगे वो उनके साथ होंगे, ऐसे में मुझे लगता है कि जो तस्वीर धुंधली नजर आ रही थी वो तस्वीर अब उजली नजर आ रही है, साफ दिखाई पड़ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी की ये कोशिश होगी कि दोनों जो उनके महायुति के दोनों जो गठबंधन के साझेदार दल हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार और एकनाथ शिंदे और बीजेपी, तीनों के बीच सामंजस्य बिठाकर फॉर्मूला जो पुराना है उसी फॉर्मूले को रिपीट करें। हो सकता है कि चेहरे बदल जाएं, लेकिन सहयोगियों को 2 डिप्टी सीएम और जो पार्टी मुख्यमंत्री बनेगी उसके मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, और कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो का जो बंटवारा होगा उसमें भी संतुलन साधने की निश्चित तौर पर कोशिश की जाएगी। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि गृहमंत्री अमित शाह के घर पर जो बैठक आज रात में होनी है उस बैठक में सब कुछ जो है वो साफ हो जाएगा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये बैठक आज रात होगी और बैठक देर तक चलेगी, और उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और मुख्यमंत्री के चेहरे का जो है वो फैसला कर लिया जाएगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के चेहरे का भी फैसला हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री होंगे किस पार्टी के, दोनों पार्टियों के एक उप मुख्यमंत्री पहले की सरकार की तरह होंगे या नहीं, महत्वपूर्ण विभागों का बंटवारा कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आज तय होनी हैं। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के 3 बड़े नेता, इनके नाम तो लगभग तय हैं कि ये हिस्सा लेंगे। और भी कोई क्या इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं राजेश? देखिए, अब तक जो खबरें आई हैं वो उसमें ये तीनों जो बड़े नेता हैं, अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, ये तीनों महाराष्ट्र के जो बड़े चेहरे हैं ये शामिल होंगे और गृह मंत्री अमित शाह होंगे। जाहिर तौर पर संगठन के कुछ लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्यतः 4 नामों की जो चर्चा है वो नाम आप लोगों ने बताई कि इन तमाम लोगों के साथ बैठक करके इसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि कौन कौन लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कौन कौन जो सामाजिक समीकरण है उसको ध्यान में रखा जाएगा, मराठा पॉलिटिक्स जो है उसको भी कहीं ना कहीं केंद्र में रखकर कुछ फैसले किए जा सकते हैं। तो इस तरह की खबरें जो हैं वो लगातार आ रही हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की ये कोशिश होगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का हो। और बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं
उन्होंने कल संसद में ये संकेत दिया भी था। जब ऑफ कैमरा हमने उनसे पूछने की कोशिश की तो कई शीर्षस्थ नेताओं ने इस बात की रजामंदी की मुहर जो है वो साफ तौर पर लगाई कि भारतीय जनता पार्टी का जो है वो मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और अगर साझेदार दलों को कैसे एकोमोडेट किया जाएगा, किस तरीके से उनको पोर्टफोलियो दिए जाते हैं और कौन कौन डिप्टी सीएम होंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं उन्होंने भी एक बयान दिया है कि गठबंधन धर्म का पालन करना अगर कोई सीखे तो हमारे पिताजी से सीखे, यानी एकनाथ शिंदे से। जब उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जो फैसला करेंगे वो फैसला मान्य होगा, उसको केंद्र में रखकर एकनाथ शिंदे के बेटे ने ये बयान दिया है कि गठबंधन धर्म का पालन हमारे पिताजी बखूबी कर रहे हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें जो है वो आसान दिखाई पड़ रही हैं। अब पोर्टफोलियो का सवाल है और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिक्स मानी जाती है क्योंकि आर्थिक राजधानी है देश की मुंबई। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की ये कोशिश होगी कि तमाम चीज़ों को जो है तमाम चीज़ों का कोऑर्डिनेशन बनाकर वो इस मामले का निपटारा करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े थे दिल्ली में। आज रात महत्वपूर्ण बैठक होनी है, तो हो सकता है कि कल सुबह तक या कल किसी समय तस्वीर ज़्यादा साफ हो पाएगी। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की, और ये भी देखेंगे कि झारखंड में नई सरकार का गठन हो रहा है, हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर शपथ ले चुके हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन, और अब हम बात करेंगे झारखंड की नई सरकार की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने आज झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हेमंत सोरेन ने अकेले ही शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में इंडी गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि 81 सदस्यों वाली विधानसभा में इंडी गठबंधन ने 56 सीटें हासिल की हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 24 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब बात संसद के शीतकालीन सत्र की, जहां कामकाज के लिहाज से तीसरा दिन भी आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा में आज के दिन की शुरुआत भी विपक्ष के हंगामे के साथ ही हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की वजह से पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो हंगामा जारी था, जिसके बाद फिर से सदन को कल तक के लिए स्थगित कर देना पड़ा। हंगामे के बीच ही वक्फ बोर्ड संशोधन पर बनी जेपीसी के समय को बढ़ाने को लेकर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद समिति का कार्यकाल बजट सत्र की आखिरी तारीख तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को सदन ने अनुमोदित कर दिया। लोकसभा ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर दिया। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हंगामे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस सहमति के बाद भी जानबूझकर सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने भी विपक्षी सांसदों को शांत रहने की अपील की और कहा कि वो सदन चलने दें, लेकिन विपक्षी सांसद नहीं माने। विपक्षी सदन में गौतम अडानी पर लगे आरोपों, यूपी के संभल में बवाल, मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी और महंगाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए ये हंगामा हो रहा था। तो वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष अडानी मामले पर चर्चा के लिए अड़ा रहा, जिसके बाद राज्यसभा की भी कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए और फिर कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सभापति ने हंगामे पर विपक्षी सांसदों पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार रहने के बावजूद विपक्ष मनमाने तरीके से चर्चा चाहता है, जो नियमों के विरुद्ध है।
सभापति ने कहा कि सदन की कार्यवाही को हम एक तरफा नहीं चला सकते। सारे सदस्य, कई नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, पुराने हैं, सबने कहा कि अपना बात रखना चाहिए सदन में, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का बात को यहाँ चर्चा करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और साथियों ने इस तरह से हंगामा करके बाकी मेंबर्स का जो अधिकार को हनन किया है, मैं खंडन करता हूँ। दूसरे बात, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया। विपक्ष की ओर से सारे मेंबर ने रिक्वेस्ट किया कि जो भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने हियरिंग किया है उसको और समय चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम उसको भी एग्री किया। आज टाइम एक्सटेंशन के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का, जेपीसी का टाइम एक्सटेंशन के लिए प्रस्ताव मूव किया, तो भी खुद कांग्रेस पार्टी ये हंगामा कर रहे हैं। गलत बात है सर, मैं इसका भी निंदा करता हूँ। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि नियमानुसार प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन जो निर्णय लेंगे उस पर चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष तो बिना कुछ मांग किए ही सदन में विघ्न डालने की कोशिशों में लगा हुआ है। ये तो हमारा भी मानना है, जो स्पीकर और चेयरमैन महोदय ने जो डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रोसीजर, वो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। ये तो डिस्टर्ब करने में क्या है, ये तो पहले ही आके बिना कुछ मांग रखते हुए डिस्टर्ब ही करते हैं, हम क्या करें इसमें। और विपक्षी दलों द्वारा संसद में गतिरोध पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केवल संसद का समय बर्बाद करना चाहते हैं। तो इसी मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद से बात की है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक कोई ठोस विधायी कार्य नहीं हो पाया है। हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से। रविशंकर जी, कैसे देखते हैं सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है? ये बहुत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने ओपन अपील की, आइए बहस करिए, हर मुद्दे पर चर्चा करें। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने की, इतनी बड़ी हार हो गई फिर भी चर्चा से भागते हैं। महाराष्ट्र में साफ हो गए फिर भी चर्चा से भागते हैं। तो आप चाहते क्या है? जनता आपको रिजेक्ट करती है, यहां आप हाउस चलने देते नहीं है, जबरदस्ती करके हाउस नहीं चलाना, ये ठीक नहीं है। आज तो राहुल जी की बहन प्रियंका जी ने शपथ ली थी, उसी के कारण हाउस को चलने देते, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लगता नहीं है कि ये डेमोक्रेसी में खतरनाक प्रवृत्ति डेवलप कर रही है कि कुछ भी न करो, सदन को चलने ना दो? बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। जनता हमें चुन के भेजती है ना, लोकसभा देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद है ना, जनता देखती है ना क्या हो रहा है। और ये हो हा, ये मैं बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है। और क्षमा करेंगे, राहुल गांधी की अगुवाई में और बढ़ गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी की अगुवाई में शोर शराबा लोकसभा में और भी बढ़ गया है, ये कहना है रविशंकर प्रसाद का, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा में विपक्षी दलों द्वारा संसद में हंगामे की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल तो एक महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए जाते हैं। संसद में गतिरोध पर उपेंद्र कुशवाहा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक कोई ठोस कामकाज नहीं हो पाया है और लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा बरपाया जा रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए में के राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा हैं बातचीत के लिए। कैसे देखते हैं, अब तक लगता है कि सदन में कोई कामकाज नहीं हुआ, क्या लगता नहीं कि देश का जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है? निश्चित रूप से पता नहीं विपक्ष के लोगों को क्या हो गया है। सदन में जो निर्धारित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत कोई बात उठाई जा सकती है। उन लोगों ने नोटिस दिया, लेकिन जो प्रक्रिया है उसके तहत माननीय सभापति जी ने उसको रिजेक्ट किया और उन्होंने आग्रह किया कि चलने दीजिए हाउस, अलग अलग मौका आएगा उस पर आप अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हैं और लंबा हाउस है, निश्चित रूप से मौका मिलेगा।
लेकिन उसके बावजूद विपक्ष के लोग सदन को चलने ही नहीं देना चाहते हैं। यह तो बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक उनका रवैया है, कहीं से ठीक नहीं है। कहीं ऐसा लगता नहीं है कि ये डेमोक्रेसी में एक ये गलत ट्रेंड जो है वो पनप रहा है? ऐसे में तो देश का करोड़ों रुपया जो है वो बर्बाद हो रहा है। जब सदन चलता है तो काफी पैसा खर्च होता है देश का, गरीब जनता का, लेकिन अब सदन जिस काम के लिए है उस काम में उसका उपयोग नहीं करके और हो हंगामा करके खत्म करा देना, यह तो कहीं से उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है। उपेंद्र कुशवाहा उनका कहना है कि जनता का पैसा जो है वो बर्बाद होता है और ऐसे में सदन की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चलना चाहिए। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित जेपीसी का कार्यकाल अब बजट सत्र के आखिरी तारीख तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को सदन ने अनुमोदित कर दिया है। तो इस विषय पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। जगदम्बिका पाल जी, सर वक्फ बोर्ड में जो जीत चल रहा है, बार बार समय बढ़ाने की मांग की जा रही है, तो आज क्या सर रेजोल्यूशन पेश करने जा रहे हैं आप? इसलिए कि अभी भी 6 राज्यों के साथ जो राज्य की संपत्तियां हैं वो वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, उसमें डिस्प्यूट है। भारत सरकार के अर्बन डेवलपमेंट की 123 संपत्तियां दिल्ली में हैं जिसकी बहुत कीमती है, और वो ब्रिटिशर्स ने राजधानी बनाने के लिए उसको कंपनसेशन दिया था, एक्वायर किया था, लेकिन 70 में वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है, उस पर जवाब आना है। इसलिए ऐसी चीज़ों को देखते हुए हम इस पर रिजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि अब हमारा जेपीसी का जो बिल का हमारा रिपोर्ट है उसको हम अगले बजट सत्र तक पेश कर देंगे। सर कहा जा रहा है कि जितना संसद में जो व्यवधान हो रहा है विपक्ष के द्वारा, उतना ही व्यवधान वक्फ बोर्ड की जब मीटिंग होती है उसमें हो रहा है, उससे भी ज्यादा हो रहा है। आखिर वहाँ तो पूरा सुनने का अवसर मिलता है, वो एक मिनी पार्लियामेंट है, वहाँ कोई कैमरा भी नहीं है, लेकिन आप देखते हैं रोज बहिष्कार, रोज हंगामा। जब हम 8-8 घंटे 9-9 घंटे विपक्ष के सदस्य से बात करते हैं, उनकी हर बात को इंटरटेन करते हैं। जिनको उन्होंने कहा कि इनके डेलीगेशंस को बुलाएं, 147 डेलीगेशन से मिले, मोर देन 125 आवर से ज़्यादा बातचीत किया, आगे भी तैयार हैं, तो उन्हें इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो ये थे वक्फ बोर्ड को हेड कर रहे हैं, और इनका कहना है कि अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई है उसमें काफी व्यवधान डाला है सदस्यों ने, और आज ये रेजोल्यूशन पेश करेंगे कि वक्फ बोर्ड की जो संयुक्त संसदीय समिति है उसकी समय सीमा को और बढ़ाया जाए। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो हम आपको अपडेट दे दें कि ये समय सीमा बढ़ा दी गई है बजट सत्र के आखिरी दिन तक के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश से होने वाले निर्यात 800 अरब के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रालय की 10 साल की उपलब्धियों पर जानकारी देते हुए संसद में विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैया पर गहरी निराशा जताई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बीते 10 सालों में विकास और रोजगार पर फोकस करते हुए सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत मैन्युफैक्चरिंग आधारित विकास को बढ़ावा दिया। यही वजह है कि देश से होने वाले निर्यात में बीते 10 सालों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, और यह बढ़ोतरी वैश्विक स्तर पर तमाम चुनौतियों के बावजूद हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भरोसा जताया कि इस साल भारत से होने वाले निर्यात में इतिहास रचा जाएगा और देश से कुल $800 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। 24-25, we expect to cross $800 billion of exports for the first time in India's history. In a way, despite having inherited such a weak economy, despite the Indian currency being one of the strongest performing currency amongst all emerging markets and not depreciating as much as other developing countries, despite 2 years of COVID, 2 international wars and the Red Sea crisis, despite all of these challenges, I do see before my eyes a further rapid growth in our export income.
उद्योग मंत्री ने बताया कि आज भारत में सबसे सस्ता डेटा उपलब्ध है और आज भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के निर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक देश है। सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना यानी PLI की सफलता पर भी काफी उत्साहित है। आंकड़े बताते हैं कि कोविड के दौरान लाए गए PLI स्कीम के तहत अब तक 12.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ, 22.5 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ और 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली। विश्व का सबसे अट्रैक्टिव अगर कोई डेस्टिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, अगर विश्व का सबसे कोई अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है डेटा सेंटर्स लगाने के लिए, अगर कोई विश्व का सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जो आज दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ आ रही हैं, भारत में बड़े बड़े सेंटर्स में लाखों लोगों को, युवा युवतियों को विशेषकर नौकरियां मिल रही हैं, अफोर्डेबल कंपेटिटिव प्राइस पे इंटरनेट और डेटा होने के कारण पूरी दुनिया समझ गई है कि भारत एकमात्र देश है जहां पे हमने अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाना चाहिए। संसद के सत्र के बाद भारत यूके और अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। उद्योग मंत्री ने इस बात की निराशा जताई कि देश का विपक्ष इन तमाम उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हुए संसद में गतिरोध उत्पन्न कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके युवा भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। आगे की खबरों में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 13वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों की उपज, आय और बीजों की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भी सदैव ये कोशिश रही है कि न केवल हम अपने खाद्यान्न के भंडार भरें, बल्कि भारत को फूड बास्केट दुनिया का हम बनाएं। इसके लिए जरूरी है उत्पादन बढ़ना, और उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो है बीज। अच्छे बीज, गुणवत्ता युक्त बीज, वो अच्छे बीज समय पर किसानों को उपलब्ध हो जाएं, ये कृषि मंत्रालय का भी सबसे प्रमुख काम है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार श्री अन्न के तहत मोटे अनाजों की उपलब्धता पर जोर दे रही है। साथ ही इस कार्यक्रम में आए हितधारकों से अनाजों के पारंपरिक बीजों के संरक्षण और उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी उन्होंने आह्वान किया। श्री अन्न मोटा अनाज दुनिया में एक अलग स्थान बना रहा है, मानव स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है मुझे कह के बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे जो परंपरागत बीज हैं उनको कैसे सहेज कर रखें और उनकी उत्पादकता कैसे बढ़े। एक स्थानीय अदालत के अजमेर दरगाह में सर्वे कराने वाले आदेश पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह सच है कि आक्रांताओं द्वारा भारत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का काम किया गया था। उन्होंने कहा कि आक्रांताओं द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने की जो मुहिम चली थी, अगर 1947 में उसको नेहरू जी द्वारा समाप्त कर दिया गया होता तो हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे के कानूनन अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। राम गोपाल यादव ने मामले में जजों पर ही आपत्तिजनक बयान दे दिया। कोर्ट द्वारा मामले पर सुनवाई पर राजी होने पर राम गोपाल ने कहा कि छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं।
कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद चित्रकूट में श्री राम घाट पर आयोजित आरती कार्यक्रम में भाग लिया और इस सभा को संबोधित किया। जनपद में चल रहे विकास कार्यों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चित्रकूट के भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सरकार द्वारा कई परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने घोषणा की कि चित्रकूट में जल्द ही वायु सेवा शुरू होगी। चित्रकूट वासियों को, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वासियों को एक साथ इस ऐतिहासिक स्थल से, इस पौराणिक स्थल से वायु सेवा का आनंद भी प्राप्त होगा। संत तुलसीदास जी के पावन जन्मस्थली की सुरक्षा और उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, इसको हमारी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे के लिए हम लोगों ने 1300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं और वह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब बात करेंगे दिल्ली में प्रदूषण के मामले की। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेफ 4 को अभी लागू रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट अब सोमवार को इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगा। तो वहीं स्कूलों को हाइब्रिड मोड में ही चलाने की अनुमति भी फिलहाल जारी रहेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त 13 कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट्स दिल्ली एनसीआर के राज्यों को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट में दिल्ली में ट्रकों की एंट्री रोकने में सरकारों की नाकामी की बात कही गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ट्रकों की एंट्री पर बैन को लागू नहीं कर पाई। कोर्ट के आदेश के बाद सभी चेक पोस्टों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। स्पोर्ट्स कोटा में एक एशियन गोल्ड मेडलिस्ट को नियुक्ति देने से इनकार करने पर उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री को व्यवहारिक सोच अपनानी चाहिए। अगर उनका यही रवैया रहा तो खिलाड़ियों को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कबड्डी खिलाड़ी पूजा ठाकुर की अर्जी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूजा ठाकुर को 2015 में उसके मुख्यमंत्री के पास आवेदन देने की तारीख से ही एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तो वरीय कोर्ट ने हिमाचल सरकार की ये याचिका खारिज कर दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरें। मशहूर अनुभवी वैश्विक निवेशक जिम रोजर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में हो रहे विकास की तारीफ की है। जिम रोजर्स ने कहा कि भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले के समय में भारत की अर्थशास्त्र की समझ इतनी बेहतर कभी नहीं थी जितनी कि आज है। जिम रोजर्स ने कहा कि मेरे जीवन में पहली बार मुझे लगता है कि दिल्ली अर्थव्यवस्था के बारे में बेहतर समझती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कई अच्छे काम किए हैं। जिम रोजर्स को पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में हुई भारत की आर्थिक प्रगति पर उनकी विशेषज्ञता और राजनीतिक अंतर्दृष्टि के लिए भी जाना जाता है। अब बात गीता महोत्सव की। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में श्रीमद् भगवद गीता के चुनिंदा पवित्र श्लोकों का पाठ किया जाएगा। कार्यक्रम में महाभारत के सार का भी वर्णन होगा। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी उपेंद्र सिंघल ने बताया कि महोत्सव में 5 दिसंबर से 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें पार्टनर राज्य ओडिशा और पार्टनर देश तंजानिया होगा। राष्ट्रीय गीता महोत्सव आज 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। 5 तारीख से हमारे 7 दिवसीय मुख्य कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसमें इस बार हमारा पार्टनर स्टेट उड़ीसा है और पार्टनर देश तंजानिया है। तो इनके विधिवत तौर पे
पवेलियंस का उद्घाटन 5 तारीख को होने वाला है ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां प्रशांत विहार इलाके में एक बार फिर से बम धमाका हुआ है और इस बम धमाके की सूचना सुबह 11:48 पर पुलिस को मिली थी। धमाके में किसी तरह का नुकसान हालांकि नहीं हुआ है। तो वहीं एनएसजी की टीम जांच में जुट गई है। बम निरोधक दस्ता भी घटनास्थल पर मौजूद है और धमाके की जगह को पुलिस ने घेर रखा है। तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा कि धमाके की वजह क्या रही। कुछ दिन पहले भी प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल के पास बम धमाका हुआ था। इस बीच भाजपा के स्थानीय विधायक विजेंद्र गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही धमाके की वजह का पता चल पाएगा। 11:48 पर पुलिस को एक कॉल आया और सूचना दी गई है कि प्रशांत विहार के इलाके में बम धमाका हुआ है। और मैं अभी आपको दिखाऊं कि ये जो इलाका है यहाँ पर ये बंसीवाला स्वीट्स है और बंसीवाला स्वीट्स जो दुकान है उस दुकान के पास ही बम धमाका हुआ है। और ये जो इलाका है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉश इलाका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी का दफ्तर भी है, उसके साथ में ये धमाका हुआ है। ये जो धमाके के बारे में कहा जा रहा है कि इससे थोड़ी सी नुकसान एक व्यक्ति को हुआ है, क्या कहेंगे आप? स्थिति काबू में है, यहाँ के स्थानीय नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं, किसी प्रकार का कोई आहत नहीं हुआ। इस बम की इंस्टेंटिटी भी कम बताई जा रही है। पुलिस अपनी जांच कर रही है, एजेंसीज अपनी जांच कर रही हैं। हमें पूरा विश्वास है वो तह तक पहुंचेंगे और दोषियों को पकड़ेंगे। धमाके के बाद अभी जो एनएसजी की टीम पहुंची है, जो बॉम्ब स्क्वाड भी पहुंचा है और एक तरीके से जांच चल रही है, जो डॉग स्क्वाड भी पहुंचा है। और आप देख सकते हैं कि एनएसजी की टीम वहां पे जांच करने में लगी हुई है और ये जानने की पूरी तरीके से कोशिश हो रही है कि आखिर ये धमाका किस तरीके से हुआ, किसने इस धमाके को अंजाम दिया, आखिर इस धमाके के पीछे की क्या साजिश रही, या ये कह सकते हैं ये आतंकी घटना है, या आप ये कह सकते हैं कि दहशत के लिए या लोगों को डराने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। हालांकि ये सारे जो सवाल हैं ये अभी इसका जवाब आना बाकी है। अभी जो जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बॉम्ब डिफ्यूज़ करने वाले जो गाड़ियाँ हैं वो भी पहुँची है, उसकी भी टीम, स्थानीय पुलिस, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है इस मामले की तफ्तीश में। और अभी 1 महीने पहले की ही बात है कि यहीं के सीआरपीएफ स्कूल के पास एक बम धमाका हुआ था। हालांकि उस धमाके की अभी जो तफ्तीश पूरी नहीं हुई है और दिल्ली में उसी इलाके में ये दूसरा धमाका हुआ है। तो ये देखने वाली स्थिति होगी कि आखिर इस धमाके की जो पूरी की पूरी तफ्तीश कब तक हो पाती है और कब तक इससे एक तरीके से हम पर्दा उठेगा कि आखिर इस धमाके के पीछे की साजिशकर्ता कौन थे या धमाका किस कारण से किया गया। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, प्रशांत विहार। अगली खबर, भारतीय जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इंटरपोल के साथ मिलकर सीबीआई और एनआईए ने प्रतिबंधित लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकवादी सलमान रहमान खान को रवांडा से प्रत्यर्पण कराने में कामयाबी हासिल कर ली है। सलमान पर बेंगलुरु में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सलमान रहमान खान ने बेंगलुरु में 2023 में आतंकी गतिविधियों के लिए हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों की सप्लाई की थी। रवांडा जांच ब्यूरो, इंटरपोल और नेशनल सेंट्रल ब्यूरो की मदद से सलमान रहमान खान को रवांडा की राजधानी किगाली में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसको भारत लाया गया है। एनआईए ने आपराधिक साजिश, आतंकवादी संगठन का सदस्य होने और आतंकवादी संगठन को सहायता प्रदान करने, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित अपराधों से संबंधित मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने 2 अगस्त 2024 को इंटरपोल से सलमान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। बाल विवाह न केवल एक सामाजिक कुरीति है, बल्कि यह एक जघन्य अपराध भी है जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है। तो बच्चों के खिलाफ होने वाले इस अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बाल विवाह न केवल एक पुरानी सामाजिक कुरीति है, बल्कि यह एक जघन्य अपराध भी है जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है। बाल विवाह बच्चों के खिलाफ अपराध है जो बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
बाल विवाह परिभाषा की बात करें तो बाल विवाह वह विवाह है जिसमें लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम हो। केंद्र सरकार ने बाल विवाह कुप्रथा के उन्मूलन के लिए वर्ष 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम को लागू किया, जिसके तहत 16 राज्यों के विशिष्ट क्षेत्रों में बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए गए। पीसीए में लागू होने के बाद बाल विवाह की स्थिति जहां 2006 में 47% थी, तो 2019 से 21 के दौरान ये 23.3% रह गई। दंडात्मक प्रावधान। बाल विवाह कराने या उसमें शामिल होने पर आरोपी को 2 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। शादी की कानूनी उम्र बढ़ाना। सरकार ने 2021 में एक प्रस्ताव पास किया, जिसके तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई, जिससे कम उम्र में विवाह के प्रति जागरूकता आई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। समाज में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था, जिसके फलस्वरूप लड़कियों की शिक्षा दर बढ़ी है। समाज में बदलाव। सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए न सिर्फ नियम बनाए हैं, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। अब ग्रामीण परिपाटी के लोग यह बखूबी समझते हैं कि बाल विवाह बच्चों के विकास के लिए हानिकारक है। स्थानीय सरकारों की पहल। जमीनी स्तर पर परिणाम पाने के लिए पंचायतों और स्थानीय सरकारों ने बाल विवाह रोकने के लिए कई योजनाएं और उपाय अपनाए हैं। जैसे गाँव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और बाल विवाह विरोधी समितियां बनाई गई हैं। आर्थिक सशक्तिकरण। अब महिलाओं को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जैसे मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। बच्चों की शादी रद्द करने का अधिकार। बाल विवाह के मामलों में कानून के तहत लड़कियों को शादी को रद्द कराने का अधिकार प्राप्त है, जिससे वे अपनी इच्छा के खिलाफ होने वाली शादी को रद्द करा सकती हैं। सरकार के विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप इस कुप्रथा पर बहुत हद तक लगाम लगी है। तो बाल विवाह पर आपने ये देखी खास रिपोर्ट, जिसमें कामयाबी मिली भी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।